अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज चैप्टर हमारा वही है, चैप्टर 18 ऑफेंसेस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स। तो उस सिलसिले में हम लास्ट सेशन में फोर्जरी हमने देखा। अब इस सेशन में जो रिमेनिंग प्रोविजंस ऑफ लॉ है रिलेटिंग टू फोर्जरी, यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फोर्जरी अंडर चैप्टर 18, उनको हम देखते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन है 466, फोर्जरी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट और ऑफ पब्लिक रजिस्टर एक्सेट्रा। यानी कि कोई भी बंदा अगर कोई झूठा डॉक्यूमेंट इस तरह से बनाए, जाली डॉक्यूमेंट, जो वो शो करना चाह रहा है, जाहिर करना चाहता है कि ये डॉक्यूमेंट क्या है, या तो किसी भी अदालत का रिकॉर्ड है या उसकी प्रोसीडिंग का हिस्सा है, या फिर ऐसा रजिस्टर है जिसमें पैदाइश का, बैप्टिज्म का, शादी का और दफन का इंदराज किया जाता है, या इन चीज़ों के मुतालिक कोई पब्लिक सर्वेंट एक रजिस्टर मेंटेन करता है, तो ये उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। बेटा ये जो ब्रिटिश रोमन चर्च है, तो चर्च में ही ये तमाम चीज़ें लिखी जाती थी, बर्थ, बैप्टिज्म, मैरिज और बैरल। ट्रेडिशनली जो बैप्टिज्म है, जब भी कोई क्रिश्चियन कन्वर्ट होता है या कोई क्रिश्चियंस के यहाँ कोई नया बच्चा पैदा होता है तो उसे बैप्टाइज किया जाता है, यानी कि उस पर पाक पानी छिड़का जाता है और उस बच्चे को भी उस पानी में डुबकी लगाई जाती है, तो कहते हैं कि ये अब इसके पिछले गुनाह माफ हो गए हैं। तो इस सिलसिले में ये रजिस्टर यहाँ पर शो किया गया है। नेक्स्ट बेटा, कोई भी पब्लिक सर्वेंट, जो कि आपने देखा है सेक्शन 21 के मुताबिक, अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई भी सर्टिफिकेट या कोई भी डॉक्यूमेंट इशू करता है, तो वो शो करने के लिए उस जाली डॉक्यूमेंट को, तो वो भी 466 में आ जाएगा। इसके अलावा सूट यानी कि दीवानी मुकदमे में इंस्टीट्यूट कौन करता है, तो उसको कहलाता है प्लेंटिफ, और डिफेंडेंट डिफेंड करना सूट को, तो उसकी अथॉरिटी को शो करने के लिए, या फिर इस सूट या किसी और प्रोसीडिंग के हवाले से उसको रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उस असल पार्टी के पेश होने का इख्तियार है इस डॉक्यूमेंट के जरिए से। या फिर टू कन्फेस जजमेंट। बेटा कन्फेस जजमेंट का कॉन्सेप्ट अमेरिका में मिलता है, लेकिन कुछ रियासतों में अमेरिका की ये लीगल है, कुछ रियासतों में इलीगल है। इससे मुराद ये है कि अगर पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ मुआहदा है उनमें, तो एक पार्टी अगर दूसरे पार्टी को एक मौके एक वक्त पे एज डिसाइडेड वो अपनी लाइबिलिटी पूरी नहीं कर सकी, तो वो एक डॉक्यूमेंट लिख के दे देती है कि जनाब मुझे कुछ टाइम दो, तो अगर मैं इस वक्त में भी पूरा ना कर सका तो बेशक तुम अदालत में चले जाना, तो अदालत में डिफेंडेंट के तौर पे अपना जो सफाई का मेरा इख्तियार है वो मैं फोरगो करता हूँ। तो इससे क्या होता था, वो जब ये कन्फेस जजमेंट का डॉक्यूमेंट अदालत में लेके जाता था, तो अदालत उसके हक में मुखालफ पार्टी यानी डिफेंडेंट को सुने बगैर उसके हक में फैसला कर देती थी। और पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसे आप मुख्तार आम भी कहते हैं, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी को मुख्तार खास। वकील जो है वो भी वकालतनामा पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी अमूमन दिया जाता है जब जमीन बेच दी जाती है, तो वो लोग रजिस्टर्ड रजिस्ट्री अगर नहीं कराते, रजिस्टर्ड सेल डीड के, इसके ऊपर हमें रजिस्ट्रेशन की फीसिस वगैरह अदा करनी पड़ेगी, तो मुख्तारनामा आम दे दिया जाता है कि बंदे को इख्तियार है कि इस प्रॉपर्टी को बेच सके, रेंट पे दे सके, इसमें कोई ऑल्ट्रेशन वगैरह कर सके, इस तरह से सिस्टम। तो बेटा इन हालात को अगर फोर्ज डॉक्यूमेंट यूज करने की नीयत से बनाया जाए तो फिर 466 के तहत कार्रवाई होगी, और पनिशमेंट उसकी है कैद 7 साल की। 7 साल तक अदालत दे सकती है और अदालत उसको जुर्माना भी कर सकती है। बेटा डिफेंस की नेचर है कि ये नॉट कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉट बेलेबल है और नॉट कंपाउंडेबल है। नेक्स्ट बेटा सेक्शन 467, फोर्जरी ऑफ वैल्यूबल सिक्योरिटी विल एक्सेट्रा। वैल्यूबल सिक्योरिटी विल को हम इसके बाद देखेंगे, पीपीसी उनके अंदर क्या कहता है। बहरहाल अगर वो फोर्ज डॉक्यूमेंट ये जाहिर करने के लिए है कि वो एक वैल्यूबल सिक्योरिटी है, या वसीयत है, या एक अथॉरिटी है किसी बेटे किसी बच्चे को एक सन के तौर पर अडॉप्ट करने की, या उससे ये पता लगता है, ये जाहिर होता है कि इससे किसी बंदे को अथॉरिटी दे दी गई है, क्या
कि वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी को बना भी सकता है और उसको ट्रांसफर भी कर सकता है, या फिर उस वैल्यूएबल सिक्योरिटी के ऊपर वो रिसीव कर सके प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और डिविडेंड्स। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट और डिविडेंड्स ये बेटा चीजें हैं। प्रिंसिपल होता है हमेशा जो असल रकम कर्ज पे दी गई हो, इंटरेस्ट उसके ऊपर सूद, और डिविडेंड्स, डिविडेंड्स कंपनी लॉ में एक कॉन्सेप्ट है कि जब आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो कंपनी साल बाद अपनी जब अकाउंट्स क्लोज करती है तो वो शो करती है हमें इतना मुनाफा हुआ है, वो प्रॉफिट हो गया, और वो कहती है कि इतने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हम अपने शेयर होल्डर्स को मुनाफे के तौर पर देते हैं और बाकी हम दोबारा कंपनी में ही इन्वेस्ट करते हैं और उसके शेयर अलग दे देंगे। तो वो जो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा है जो कि कंपनी अपने शेयर होल्डर में तकसीम करते हैं उसे डिविडेंड कहते हैं। नेक्स्ट बेटा, वो डॉक्यूमेंट ये शो कर रहा है कि किसी भी बंदे को कोई रकम, पैसा, मनी, मूवेबल प्रॉपर्टी या वेल्यूएबल सिक्योरिटी को रिसीव करने का या डिलीवर करने का इख्तियार हासिल है, या उससे उस डॉक्यूमेंट से ये जाहिर करना मकसद है कि वो रिसीट ऑफ मनी है। जो बंदा पैसा वसूल करता है तो वो उसकी रिसीट देता है ना, एक्नॉलेजिंग द पेमेंट ऑफ मनी, तो उसे रिसीट कहते हैं। लेकिन जो बंदा गवाह के तौर पर देखता है कि जनाब ए ने बी को पैसा दिया, बी ने वसूल कर लिया, बी ने तो रिसीट जारी कर दी कि पैसा मेरे पास आ गया, तो एक्वेंटेंस क्या है? वाकफियत रखना पेमेंट ऑफ मनी के हवाले से। तो ये कौन देता है? हमेशा ये गवाह जो उस ट्रांजैक्शन का होगा, तो वो फिर एक्वेंटेंस अगर शो करे, या वो शो करे कि ये एक्वेंटेंस है, ये रिसीट है मूवेबल प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी के मुतल्लिक। तो बेटा इन इस तरह के डॉक्यूमेंट को अगर कोई बंदा फोर्ज करे तो इस सिलसिले में 467 के तहत कार्रवाई, सजा इसमें उम्र कैद, 10 साल तक कैद या 10 साल तक कैद, दोनों में से एक, और अदालत इसमें जुर्माना भी करेगी। नेचर इस ऑफेंस की है नॉट कॉग्निजेबल, नॉट बेलेबल, नॉट कंपाउंडेबल। बट अब दोनों टर्म्स जो यहाँ पे यूज हुई हैं वो हमारे पीपीसी पे भी मिलती हैं। वैल्यूएबल सिक्योरिटी, इससे क्या मुराद है? कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो है या शो करता है कि जिसके जरिए से एक लीगल राइट क्रिएट कर दिया गया। क्या मुराद इससे बेटा? सेल परचेज या गिफ्ट डीड, उसके जरिए से एक प्रॉपर्टी को जब आपने ट्रांसफर कर दिया तो उस पर एक बनने के राइट क्रिएट कर दिए, उसका राइट एक्सटेंड कर दिया गया। जो राइट था उसके ऊपर, लेट्स सपोज किराएदारी का था या टेनेंसी का था, वो खत्म हो रहा था, उसको बढ़ा दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। एक बंदे के कहने पे उसके ऊपर जो राइट थे वो किसी और को दे देंगे, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। अमूमन सरकार, स्टेट जब कोई भी ट्रांजैक्शन करती है या करती है तो वो कह सकती है कि किसी हालात ना देखे अनदेखे हालात की वजह से हो गए तो हम मामला को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, एक्सटिंग्विश, खत्म करना। ठीक है, तो पहले तो उसे किराएदारी 3 साल के लिए दी थी या उस लीज पे, लेकिन एक और डॉक्यूमेंट किया कि उससे खत्म कर दिया मामला को, एक्सटिंग्विश, खत्म कर दिया। और रिलीज्ड, रिलीज्ड रिडेम्पशन के मामले में कि किसी बंदे ने कर्ज अदा कर दिया तो वो रिडीम हो जाएगा, या फिर माफ कर दिया उसकी लाइबिलिटी से तो बंदा रिलीज हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये चीजों को शो कर सके, ठीक है, और जो बंदा उसके तहत अंडर लीगल लाइबिलिटी आ जाएगा, उसका कोई सर्टेन लीगल राइट फिर नहीं रहता उस वैल्यूएबल सिक्योरिटी के तहत, वो अपने लीगल राइट को ट्रांसफर कर देता ना किसी और को। ठीक है, कि दूसरा अब वो जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी इशू करने वाला है उसके ऊपर लाइबिलिटी आ गई है, या वो ये शो करता है कि जो सर्टेन लीगल राइट है उसने फोरगो कर लिया, जैसे हमने पार्ट विद देखा था पिछले कुछ सेक्शन में। तो इस सिलसिले में भी इसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहा जाता है, जिसका पावर ऑफ अटॉर्नी है, ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। विल, अब सेक्शन 31 पीपीसी विल को डिफाइन करता है कि ये टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है। तो बेटा जब बंदा कोई फौत हो जाए तो बाद में उसकी जो प्रॉपर्टी बच जाती है, उसके ऊपर जो लाइबिलिटीज हैं स्टेट के ऊपर, वो खत्म हो गए तो उसका क्या करना है? तो उसके दो तरीकेकार हो सकते हैं। बंदा अपनी जिंदगी में ही एक डॉक्यूमेंट लिख के दे जाए, उसे टेस्टामेंट्री कहता है, कि उसकी मंशा के मुताबिक। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है वो तो डॉक्यूमेंट विल कहलाता है। तो नॉन टेस्टामेंट्री क्या है? कि उस पर जो कानून लागू है उसके तहत सक्सेशन
या इनहेरिटेंस किस तरह से ओपन होती है, किन किन बंदों के उसके ऊपर प्रॉपर्टी के ऊपर क्या क्या हिस्सा होगा उसके तहत। हम हमारा ऑब्वियसली मुस्लिम पर्सनल लॉ में बेटा आप देखेंगे कि क्या हिस्से हैं और कौन कौन शेयरर होता है। अब बेटा सेक्शन 468 है कि फोर्जरी करना किस मकसद के लिए, चीटिंग। सेक्शन 415 आप देख चुके हुए हैं चीटिंग का, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद दोबारा से आपकी, ताकि रिवाइज हो जाए कि कोई भी बंदा फोर्जरी करता है और उसके नतीजे में उसकी नीयत है कि ये फोर डॉक्यूमेंट वो चीटिंग के मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा, तो इस सिलसिले में फिर पनिशमेंट कितनी है, 7 साल तक, और उस बंदे को जुर्माना भी होगा। बेटा एज ये सारे ऑफेंसेस के नॉट कॉग्निजेबल है, नॉट और कुछ उसमें बेलेबल कंपाउंडेबल में फर्क है, लेकिन ये नॉट बेलेबल नॉट कंपाउंडेबल है। अमूमन 420, 468 और 471 का एफआईआर अमूमन आप देखते हैं सुनते हैं। तो 4155 चीटिंग, इससे क्या मुराद है, कोई भी बंदा किसी भी शख्स को डिसीव करे, धोखा दे, उसमें फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली, और जिस बंदे को धोखा दिया गया है वो उसको वर्गलाए, तरगीब दे, क्या कि वो बंदा या तो अपनी प्रॉपर्टी किसी और बंदे को दे दे, अच्छा जी, दूसरा क्या है, या अगर उसकी प्रॉपर्टी किसी और बंदे के पास ऑलरेडी है तो वो उसको रिटेन रखे, अच्छा। तीसरे नंबर पे क्या है कि जिस बंदे को इस तरह से धोखा दिया गया है वो ऐसा काम करे जो कि अगर उस पर धोखा ना होता वो काम ना करता, या वो ऐसा काम ना करे जो कि अगर उस पर धोखाधड़ी का असर होता तो वो उसको करता, तो फिर कहा जाएगा कि उसने चीटिंग की है। और उसमें नेक्स्ट एक शर्त और है कि ये वो एक्ट और ओमिशन जो है उसका नतीजा क्या होगा, वो क्या करता है, वो एक डैमेज या हार्म कायम करता है किसी भी शख्स को जिसके ऊपर ये डिसेप्शन की गई है, या उससे रिलेटेड किसी बंदे को, किसमें, बॉडी माइंड रेपुटेशन प्रॉपर्टी, जो आप देखा इंजरी में जो जिस तरह था, तो कहा जाएगा कि चीटिंग कमिट की गई है। इस सेक्शन की एक्सप्लेनेशन के मुताबिक डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट भी डिसेप्शन के ही मानों में शामिल होते हैं। नेक्स्ट बेटा सेक्शन 469, फोर्जरी करना किसी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए। कोई भी बंदा फोर्जरी करता है, नियत उसकी क्या है कि इस डॉक्यूमेंट से वो किसी को रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाएगा, या इस नॉलेज से कि ये जो मैंने जाली दस्तावेज बनाई है इससे किसी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचने का एहतमाल है, तो मेंजरी इंटेंशन या नॉलेज इन दोनों में से किसी के जरिए से शो हो सकती है। तो इस सिले में सजा कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 3 साल कैद और जुर्माना भी होगा। नॉट कॉग्निजेबल, लेकिन ये ऑफेंस बेलेबल है, वैसे ही एक नॉट कंपाउंडेबल है। थोड़ा अमूमन कजफ के केसेस अगर देखेंगे उसमें अल्टरनेटिवली 469 भी लग सकता है, या आप डेफोमेशन के जब केसेस को देखेंगे उसमें भी 469 अल्टरनेटिवली इस्तेमाल हो सकता है, प्रोवाइडेड कि वहां पे फोर्जरी भी की हो। अगर फोर्जरी भी की होगी तो ये सेक्शन भी वहां पे लगेगा। बेटा 470 और 471 हम अपने लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो 472 क्या है, मेकिंग और पोजेसिंग काउंटर फीट सील इसेट्रा विद इंटेंट टू कमिट फोर्जरी पनिशेबल अंडर 467। तो 467 में क्या था, वैल्यूएबल सिक्योरिटी और विल और उस तरह से मुतलिक जो चीजें थी, अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा बनाया जाए और उस डॉक्यूमेंट के बनाने के लिए उसे ऑथेंटिकेट सच्चा जाहिर करने के लिए आप कोई एक नकल बनाते हैं, ठीक है, तो कोई भी बंदा बनाता है या उस किसी नकल बनाता है किस चीज की, एक सील मोहर की, प्लेट की, या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो कि इम्प्रेशन छापा लगाने के काम में आए, ठीक है, कि उससे छापा लगाया जा सकता है। इम्प्रेशन का उर्दू में ये मतलब हो सकता है समझाने के लिए, ठीक है, इम्प्रिंट करना किसी चीज को ताकि वो ओरिजिनल की तरह ही लगे। मकसद उसका क्या है कि उस जो डॉक्यूमेंट कि ये जो हम काउंटरफिंग सील प्लेट या कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए से हम उसके ऊपर कोई इंप्रेशन जारी करना चाहते हैं, तो वो फोर्जरी के करना। कौन सी फोर्जरी करना, वो बेटा 467 में जिस सामने देख लिया, वैल्यूबल सिक्योरिटी है, विल है, अथॉरिटी अडॉप्ट सन है, एक्सेट्रा, उन मामलात में अगर है तब फिर, या इस नीयत से, अब ये हो गया कि कोई बंदा सील प्लेट और अदर इंस्ट्रूमेंट को बनाता है,
दूसरा इसका ये कह रहा है कि उस बंदे की ये नियत थी क्या, कि वो फोर्जरी कमिट करे उन हालात में जो कि 467 में बयान किए गए हैं, और उसके कब्जे से, हैज इन हिज पोजेशन, उसके कब्जे से ये सील प्लेट या अदर इंस्ट्रूमेंट बरामद हो जाए, और उसको मालूम हो कि ये जनाब जाली है या उसकी कॉपी है, काउंटरफीट है, तो उस सिलसिले में कहा जाएगा कि 472 के तहत अगर एविडेंस है तो उसके तहत उसने जुर्म किया है। और फिर कॉन्विक्ट को सजा कितनी अदालत दे सकती है? उम्र कैद, 7 या 7 साल तक कैद, इन दोनों में से एक दिए जा सकते हैं, और या फिर और अदालत उसे जुर्माना भी करेगी। नॉट कॉग्निजेबल, नॉट बेलेबल, नॉट कंपाउंडेबल। सेक्शन 473 बिल्कुल सेक्शन 472 का है, लेकिन सिर्फ एक फर्क इसमें आ जाता है बेटा, क्या, कि वहां पे 467 वाले हालात थे, लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में जो इस किस्म की फोर्जरी बताई गई है वो 467 के अलावा, मसलन 466 में है, जिस तरह कि जुडिशियल रिकॉर्ड या पब्लिक सर्वेंट के रिकॉर्ड में अगर आप कोई क्रिएट करते हैं मसला, उस सिलसिले में, और आगे फिर फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट के मैटर आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर या 468 के तहत कार्रवाई की जाती है, चीटिंग करना मकसद है, यानी कि 467 नहीं है, उसके अलावा 472 में बता दिया कि आपने वो काउंटरफीट की है, सील या मेक की है, प्लेट, सील या कोई ऐसा भी इंस्ट्रूमेंट जो इंप्रेशन बनाने के काम आते हैं, फोर्जरी करना। लेकिन वो हालात जो 467 है उनके अलावा, 466 जिसका मैंने आपको बताया, 468 है चीटिंग के लिए, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के आगे मामला आ जाएंगे उस हिस्से में। तो फिर अगर जुर्म साबित हो जाए और या फिर इसी नियत की तहत उसके कब्जे से ये सील प्लेट या अदर इंस्ट्रूमेंट बरामद हो जाए, तो कहा जाएगा कि उसने 473 के तहत किया है। लेकिन कब्जे में बरामद होने की सूरत में उसका नॉलेज भी उस चीज का होना चाहिए कि ये काउंटरफीट है। सजा 7 साल तक कैद और जुर्माना भी अदालत करेगी। नॉट कॉग्निजेबल, बेलेबल और कंपाउंड नॉट कंपाउंडेबल ऑफेंस है ये। अब बेटा उसके, अब किसी बंदे ने उसके बरामद हो गए, हैविंग पोजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, जो कि 466 यानी कि अदालती कार्रवाई से मुतल्लक है, या 467 बिल या वैल्यूबल सिक्योरिटी सेक्टर है, और वो जानता है कि ये फोर्ज है, और उसकी नीयत है इसको जेन्युइन के तौर पर इस्तेमाल करने की, उस सिलसिले में भी 474 के तहत बताया गया है कि एक बंदे के बरामद कब्जे से डॉक्यूमेंट बरामद हो गया, फोर्ज था, उसको मालूम था ये फोर्ज था, और उसकी नीयत थी फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली उसे एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट के तौर पर पेश करने के लिए। ठीक है, लेकिन 466 के हालात में सजा कम इधर बयान की गई है कि जो से डॉक्यूमेंट 466 में बयान किए गए हैं अगर वो इस तरह से इस्तेमाल करे तो सजा है 7 साल तक कैद और फाइन। लेकिन अगर 467 जैसे विल और वैल्यूबल सिक्योरिटी वाले मामला अगर वो फोर डॉक्यूमेंट उसके कब्जे से बरामद हो जाए तो फिर उसकी सजा बढ़ जाती है, अदालत उसको या तो देगी उम्र कैद या 7 साल तक सजा, उससे जुर्माना भी होगा। और दोनों सूरतों में बेटा ये नॉट कॉग्निबल ऑफेंस है, बेलेबल है और नॉट कंपाउंडेबल है। सेक्शन 475, अब किसी के पास काउंटर फिटिंग डिवाइस है या मार्क है डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए जो कि 467 में बयान किए गए हैं, या काउंटर फिटिंग मार्क्ड मटेरियल उसके कब्जे से बरामद हो जाए, तो बेटा कोई भी अगर कोई ऐसी नकल बनाता है, ठीक है, किसी सब्सटेंस के ऊपर या उसके मटेरियल के ऊपर किसी डिवाइस के जरिए से, या मार्क लगाने की लगाता है इस तरह से जिस तरह से उसकी नीयत ये है कि ये डॉक्यूमेंट दुरुस्त साबित हो जाए, ऐसा लगे कि ये असली डॉक्यूमेंट है, ऑथेंटिकेशन हो जाए, जिस तरह के 467 के बयान किए गए हैं सेक्शन में, वैल्यूबल सिक्योरिटी और बिल वाली मामला जो है। ठीक है, उसकी नीयत क्या थी कि ये डिवाइस और मार्क जो मैंने यूज किया है, बनाया है, ठीक है, काउंटरफीट्स किया है, तो इसका मकसद क्या है, यूज किस मकसद के लिए होता है कि इससे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लगे, ऑथेंटिकेशन इसकी हो जाए। ठीक है, बेशक जो मटेरियल जो उसने ऑथेंटिकेट करना है वो उस वक्त मौके पर इसने किया था या बाद में उसका मकसद था कि मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, ये जो काउंटर फीट कर रहा है बंदा, ये उसके लिए पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन में क्या है
कि काउंटरफीट मटेरियल या सब्सटेंस, ठीक है, जिस डिवाइस या मार्क के जरिए से उसने काउंटरफीट किया है, वो उसके कब्जे से बरामद हो जाए अगर, और वो जानता है जनाब, ठीक है, कि ये जाली है और मैं इसको जेन्युइन के तौर पर 467 के हालात में इस्तेमाल कर सकता हूँ। हु विद सच इंटेंट, इंटेंट पहले बयान कर दी गई है, ठीक है। तब फिर उसके लिए क्या सजा है बेटा, उसको अदालत उम्र कैद भी दे सकती है और 7 साल तक कैद भी कर सकती है मैक्सिमम, और अदालत उसे फाइन जरूर करेगी। नॉट कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल है और नॉट कंपाउंडेबल। तो बेटा पिछले ये भी इसी तरह जैसा सेट था 472 473, तो इसी तरह से ये 475 और 476 सेट है। उसमें कौन से वही मामला है सारे, लेकिन उसमें हालात क्या है 467 वाले, इसमें क्या हालात है 467 के अलावा। मसलन वो जैसा 466 है अदालती रिकॉर्ड है, फिर उसके अलावा 468 है चीटिंग के लिए मकसद के लिए हो सकती है, फिर ये आगे फाल्सिफिकेशन अकाउंट और दूसरे मामला आ जाएंगे। बाकी सिंपल ये बस नीयत का फर्क हो गया कि वो उसको इस्तेमाल करना है 467 वाले हालात में, तो इधर अदर देन 467 वाले हालात में। तो इस सिलसिले में सजा फिर क्या अदालत उधर, क्योंकि इम्प्रिजनमेंट टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी, लेकिन इसमें से लाइफ इम्प्रिजनमेंट अब निकल गई है, तो अदालत उसको मैक्सिमम 7 साल तक सजा दे सकती है, और साथ में अदालत उसे जुर्माना भी करेगी। बेटा ये ऑफेंस भी नॉट कॉग्निजेबल, बेलेबल है और नॉट कंपाउंडेबल है। अब बेटा सेक्शन 477, लास्ट दो सेक्शन रह गए इस सिलसिले में 4G से मुतलिक। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है कि कोई फ्रॉडुलेंट कैंसिलेशन करे, डिस्ट्रक्शन करे, किस चीज की, विल की या अथॉरिटी टू अडॉप्ट या वैल्यूबल सिक्योरिटी की, तो उसके मुतलिक फिर क्या असूल है। तो बेटा कोई भी शख्स अगर फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली, ठीक है, या उसकी नीयत है क्या डैमेज करने की या इंजरी पहुंचाने की पब्लिक को या किसी भी बंदे को, तो इस नीयत के साथ वो करता क्या है, कैंसिल करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा या डिफेस करेगा। कैंसिल है जैसे आप एक डॉक्यूमेंट के ऊपर दो लाइनें डाल के उस पर कैंसिलेशन लिख देते हैं, जिससे मुराद ये कि ये डॉक्यूमेंट अब कैंसिल हो गया, अल्टर कर दिया ना आपने इसको। डिस्ट्रॉय, जाया कर देना, पानी में फेंक दिया, जला दिया, फाड़ के फेंक दिया। और डी फेसिस क्या है, डी फेसिस उस पे है कि आपने उस पे इंक फेंक दी, कोई मार्क ऐसा लगा दिया, उसमें चेंजिंग ऐसी कर दी जिससे वो खराब, डी फेस का लघु मानी होती है खराब करना। तो बेटा किसी को नुकसान या इंजरी पहुंचाने के लिए डॉक्यूमेंट को कैंसिल किया, डिस्ट्रॉय किया या उसको खराब किया, या फिर उसको अटेम्प्ट की, उसने कर नहीं सका, वो अपने मकसद में हाल नहीं मकसद में कामयाब नहीं हो सका, लेकिन उसने कोशिश पूरी की कैंसिल करने की, डिस्ट्रॉय करने की या डिफेस करने की या सीक्रेट करने की, छुपाने की उस डॉक्यूमेंट को, या उसने उस डॉक्यूमेंट को छुपाने की कोशिश की जिससे वो ये जाहिर करना चाहता था कि ये डॉक्यूमेंट एक विल है या एक अथॉरिटी टू अडॉप्ट अ सन है, ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, ठीक है, या मिसचीफ, सेक्शन 425 आप देख चुके हैं इस सिलसिले में। उस डॉक्यूमेंट के सिलसिले में अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में वो कमिट करता है तो कहा जाएगा कि 477 के तहत उसने ये जुर्म किया है। जब डॉक्यूमेंट की नेचर क्या होगी, विल होगी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी होगी या अथॉरिटी अडॉप्ट सन है, या कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके वाले से वो मिसचीफ कमिट करे, ठीक है। तो इस सिलसिले में फिर ये सजा है जो इस सेक्शन के तहत उम्र कैद भी हो सकती है और 7 साल तक कैद भी हो सकती है, और अदालत जुर्माना भी करेगी। बेटा नॉट कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉट बेलेबल है और नॉट कंपाउंडेबल है। लास्ट सेक्शन है बेटा फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट 477A। ये जो एम्प्लॉयर है उसके बाद जो बंदा किसी भी हैसियत में है और उसके अकाउंट्स की बुक के साथ अगर छेड़छाड़ करता है, तो उस सूरत में, और उसकी बदनीति इसमें शामिल है, मालक के कहने पे या मालक के कहने के बगैर, वो हालात हम अभी देख लेते हैं, तब उस सूरत में भी उस बंदे को मुजरम तस्वर किया जाएगा और अदालत और कानून में इसके लिए सजा मुकर्रर है। अच्छा जी, कोई भी बंदा बीइंग अ क्लर्क, ऑफिसर और सर्वेंट, इस हैसियत में वो किसी के बाद, यानी कि सरकारी तौर पर, तो यहाँ पे आ जाएगा सबॉर्डिनेट और ऑफिसर का रिश्ता, कि वो उसका सबॉर्डिनेट है, क्लर्क हो सकता है, ऑफिसर हो सकता है, या उसका सर्वेंट है, या इस हैसियत में उसके पास नौकरी कर रहा है, या इस हैसियत में वो एक्ट कर रहा है क्लर्क, ऑफिसर और सर्वेंट के तौर पर। तो कई पार्टनर्स भी आपस में इस तरह से ड्यूटी बांट लेते हैं कि तुम क्लरिकल काम करो,
तुम जनाब बाहर के मामला तो करो तो एक्स्ट्रा तुम्हें पैसे मिलेंगे। बहरहाल वो या तो नौकरी कर रहा है उसके पास, या इस सूरत में वो एक्ट कर रहा है। अच्छा, और वो बंदा विलफुली जानते बूझते, और मकसद क्या था, डिफ्रॉड करने का, फ्रॉड, सेक्शन 17 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वो इस तरह से करता क्या, ये तो उसकी आ गई पहले, उसकी विलफुली और इंटेंट टू डिफ्रॉड, ये आ गई मेंसरी। एक्ट सीरियस क्या है, डिस्ट्रॉय, ऑल्टर्स, म्यूटिलेट्स और फॉल्सिफाइज, चेंज करता है, खराब करता है, झूठी एंट्री करता है, या फिर उसके अकाउंट्स को वो, जो आगे जिक्र आएगा चीजों में, उसको खत्म कर देता है। किस चीज को, कोई भी बुक, अकाउंट्स बुक होती है, किसी भी पेपर को, किसी भी राइटिंग को, वैल्यूबल सिक्योरिटी को, या अकाउंट के खाते को, क्या करता है, अब उसके पास है वो चीज विच बिलोंग्स टू और इन इन द पोजेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयर। पहले नंबर पे वो जो पेपर है, बुक है, राइटिंग है, वैल्यूबल सिक्योरिटी या अकाउंट है, वो उसके एम्प्लॉयर का है या एम्प्लॉयर की पोजेशन में है। एम्प्लॉयर का है तो उससे मुराद कि एम्प्लॉयर की चीज है, और एम्प्लॉयर की पोजेशन में है अगर, तो इसका मतलब है वो किसी और की चीज है और वो अब एम्प्लॉयर के पास है। तो इसमें एम्प्लॉयर के कहने पे भी ये जुर्म हो सकता है, वो आगे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। और हैज बीन रिसीव्ड बाय हिम, यानी कि वो उस क्लर्क ने या सर्वेंट ने या ऑफिसर ने उसको रिसीव किया हुआ है, फॉर और ऑन बिहाफ ऑफ हिज एम्प्लॉयर। तो जिस आपको पता है प्रिंसिपल और एजेंट आपने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो एम्प्लॉयर के एजेंट के तौर पर उसने वो बुक, पेपर, राइटिंग या वैल्यू सिक्योरिटी हासिल की हुई है, उसकी जाती नहीं है बल्कि मालिक की है। और विलफुली और विद इंटेंट टू डी फ्रॉड, सेकंड लेवल पे क्या करता है, मेक्स और अबेट्स द मेकिंग ऑफ एनी फॉल्स एंट्री इन, वो या तो खुद कोई फॉल्स एंट्री करेगा अकाउंट्स में, या अबेटमेंट कर देगा फॉल्स एंट्री के सिलसिले में। और इसके अलावा क्या हो सकता है, या वो ओमिट करे, आल्टर करे, या अबेट करे, ओमिशन। ठीक है, को मटेरियल पर्टिकुलर फॉर्म है, जैसे हमने वो देखा था ना कि वर्ड, रकम को 10,000 को 1 लाख कर दिया, तो इस तरह से 1 लाख को 10,000 या 1,000 कर दिया। मटेरियल मामलात में अगर वो जानबूझ के नहीं एंट्री करता, ठीक है बेटा, तो ये मालिक के कहने पे भी हो सकता है और मालिक के कहने के अलावा भी हो सकती है, किसी भी बुक में, पेपर में, राइटिंग में, वैल्यूबल सिक्योरिटी में या अकाउंट में। तो फिर क्या कहा जाएगा कि फाल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट का जुर्म जो कि 477A में हुआ है, ये एम्प्लॉयर पे दफा नहीं लगेगी, ये उस सर्वेंट पे या उस क्लर्क पे या उस ऑफिसर पे लगेगी। ठीक है, जिसने ये काम किया है मालिक के बिहाफ पे, जो एम्प्लॉयर के बिहाफ पे उसके पास जो बुक्स हैं या मटेरियल है उसमें, ताकि गलत एंट्री हो जाए। तो इस सिलसिले में बेटा सजा कितनी है, 7 साल तक सजा है, या जुर्माना है, या अदालत, दोनों सजाएं दे सकती हैं। नॉट कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल है, और नॉट कंपाउंडेबल है। अच्छा बेटा, ये एक्सप्लेनेशन क्योंकि ये 477 अमेंडमेंट के जरिए से आई थी, तो वैसे जब भी कोई भी आप FIR या उसके मतन देखते हैं, हम केस लॉ में, डिफरेंट केस लॉ में, तो उधर कहा जाता है कि एग्जैक्ट डेट होनी चाहिए, एग्जैक्ट टाइम होनी चाहिए, और एग्जैक्ट प्लेस ऑफ ऑफेंस का जिक्र होना चाहिए, और ये भी जिक्र होना चाहिए कि किस बंदे के खिलाफ होना चाहिए। क्रिमिनल लॉ में जनरलिटी नहीं दी जाती, लेकिन इस एक्सप्लेनेशन के जरिए से जनरलिटी को माना गया है। ठीक है, जहाँ पे फ्रॉड की नेचर है, कि अगर किसी पर्टिकुलर बंदे के खिलाफ, ये नहीं है कि अच्छा इसने ये 1,000 रुपए की एंट्री नहीं की, या 1,000 की एंट्री की जगह पे 1 लाख एंट्री कर दी। अमूमन बैंक्स में नहीं लोग पकड़े जाते कि जनाब वो खुद से उसने डबल अकाउंट रखे थे, लोगों को रिसीट जारी करता जाता था, लेकिन और पैसे इकट्ठे किए जाता था, लेकिन बैंक के वो अकाउंट में जमा नहीं करा रहा था, और वो इतना पैसा लेकर भाग गया। ठीक है, इस तरह से प्राइवेट में जो फॉरेक्स कंपनीज होती हैं, इस तरह उनका कोई मुलाजम ऐसा काम करे कि जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे वो पैसे लेते रहा है, बाहर से गुराई इकट्ठी की है, लेकिन जमा नहीं कराता रहा, हफ्ता इसी तरह पैसे इकट्ठे किए हैं और वो भाग गया रकम लेकर। ठीक है, तो ये फॉल्सिफिकेशन अकाउंट इस तरह के जुर्म में आ जाएंगे। पर एक्सप्लेनेशन अब पढ़ के हम देख लेते हैं ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए। इट शैल बी सफिशिएंट इन एनी चार्ज अंडर दिस सेक्शन टू अलेज अ जनरल इंटेंशन टू डिफ्रॉड without naming any particular person intended to be defrauded or specifying any particular sum of money intended to be the subject of the fraud,
और एनी पर्टिकुलर डे ऑन विच द ऑफेंस वाज कमिटेड। तो जरूरी नहीं है सिर्फ फ्रॉड करने की उसकी नीयत थी, जनरल, बेशक स्पेसिफाई नहीं होता कि किसी खास बंदे को उसने फ्रॉड किया है। और इसी तरह से कि उसने जो सम ऑफ मनी जो इम्बेजल की है इस तरह से फ्रॉड के जरिए से, उसका एग्जैक्ट नहीं पता, कोई बात नहीं, या किस पर्टिकुलर डे को उसने ऑफेंस कमिट किया है, क्योंकि ये सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, तो एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, हफ्ता, महीनों पर मुहित हो सकता है ये जुर्म। तो इस बात को भी फिर यहाँ से जो वो स्पेशलिटी का कॉन्सेप्ट है आपका क्रिमिनल लाइबिलिटी में, उसको रिलैक्स किया गया है, ताकि जनरली भी अगर साबित की जाए इसके एलिमेंट इस पीनल सेक्शन के, तो सजा में आसानी हो। तो बेटा ये थे फोर्जरी से मुतलिक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम और देखेंगे। बाकी आपकी क्यूरीज हैं वो क्वेश्चन आंसर सेशन में देख लेंगे। अल्लाह हाफिज।